देखा जा सकता है। देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट, पाठगत प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह। तो देखो एकल कोशिका क्या होती है पहले समझ। एकल कोशिका किसे कहते हैं बता। एकल कोशिका कहते हैं, एकल मतलब एक कोशिका, और अथवा कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह कहते हैं जिसमें बहुत सी कोशिकाएं हों। तो मुर्गी के अंडे में एक कोशिका होती है या कोशिका बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न का उत्तर, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, मतलब मुर्गी के अंडे में केवल एक कोशिका पाई, और हमारे शरीर में, मानव के शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। तथा आकार में बड़ा होने से इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, मतलब इसे खुली आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंख मतलब खुली आंखों से, बिना चश्मा के भी, है ना। अब दूसरा प्रश्न पढ़। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? हाँ, अमीबा एक जीव होता है ना। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? तो उत्तर देखेंगे इसका, अपनी आकृति बदलने से अमीबा को गति प्राप्त करने तथा भोजन ग्रहण करने में सहायता मिलती है। देखो आकृति बदल लेता है और अमीबा को इससे गति प्राप्त होती है चलने फिरने में। सेम जैसी आकृति है वैसी ना चल सके, है ना। और भोजन ग्रहण करने में सहायता मिलती है ना। त्वचा के द्वारा ही भोजन अवशोषित करता है ये, है ना। जैसे तुमने कछुआ देखो होगा, पानी में रहने वाले, उनके ऊपर प्लास्टिक का आवरण पाया जाता है। वो क्या करते हैं, सिर को मुंह को अंदर रखते हैं। भैंस को, गैया भैंस तालाब पोखर में जाती है नहाने, तो उनके ऊपर पैर रख जाए ना तब भी कुछ नहीं बिगड़ता। उनके ऊपर सुरक्षा का आवरण पाया जाता है, कठोर। देखे तुमने पानी में वाए कछुआ बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ही होते हैं ये। तो अमीबा का ठोस आवरण नहीं होता है, ये तो कमजोर होता है, कोमल। पर ये जैसे ही क्या होता है, ये अमीबा आकृति बदलने से अमीबा को एक तो गति प्रदान होती है, चलने फिरने में सहायता करती है। आकृति बदलो जब ही चलेगा, और भोजन ग्रहण करने में सहायता मिलती है। अब तुम मुंह से भोजन खाते हो तो मुंह हिलाएंगे जब ही तो खाएंगे। ने को दांत हो नहीं तुम्हारे, ना दांत हले ने को तो कैसे खा लेंगे, ने का तो हलचल होगी मुंह में। ऐसे ही पूरे शरीर से भोजन खाता है। अब प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ेंगे आप। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? हाँ, क्या हाथी की कोशिकाएं, हाथी होता है ना, चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? प्रश्न कह रहा हाथी में कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये बताओ तुम, कोशिका क्या होता है? किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज पर निर्भर नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार्य से होता है। प्रकार्य मतलब कार्य करने से। और जैसे तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबाई एवं शाखान्वित होती हैं, मतलब लंबाई बराबर दोनों उनकी, और शाखा के रूप में पाई जाती हैं। शाखा की सी छोटी छोटी जो शाखा बनती है ना, है ना, वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। संदेश का स्थानांतरण कहते हैं एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजना, है ना। जैसे देखो संदेश, जैसे तुम्हें कोई ने गाल दे दियो, शरीर यहाँ गाल पड़ेगो, हाथ उठेगो आगे, मतलब तुम्हें गुस्सा आवेगो तो पूरे शरीर को संदेश देती है ना। तो तंत्रिका में कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस माइंड में भी, तो ये संदेश देती हैं पूरे शरीर को, ये है ना। अब आ जाओ तुम प्रश्न नंबर 4। पौधों को कोशिका विद्युत की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो देखो कोशिका भित्ति क्या होती है समझो। पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है? कोशिका भित्ति कहते हैं हम कोशिका के ऊपर पाए जाने वाली परत कोशिका भित्ति कहलाती। जैसे हमारे
शरीर, मानव के शरीर पर जो त्वचा पाई जाती है वह उसकी कोशिका भित्ति होती है ना। ऐसे ही पौधों के ऊपर जो परत पाई जाती है त्वचा, ऊपर की परत कोशिका भित्ति कहलाती है। अब आ जाओ, तो पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर पढ़। पौधों की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी आदि विविध परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। देखो समझाओ जा, पौधों की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, है ना, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी, मतलब वायुमंडल में पाए जाने वाली नमी, ठंडापन आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जैसे मानव की त्वचा ऊपर की परत क्या करती है, धूल मिट्टी लग गई तो धुब जावई पानी ते नांगे धोंगे साबुन लगा के, पर हमारे ऊपर ये त्वचा नहीं हुए तो अंगे भीतर के नमट्टी भर गई तो नुकसानदायक खराब हो जाएंगे, है ना। त्वचा हमारे क्या कर रही है, सुरक्षा का काम कर रही है, नहीं तो खून कहीं बहेगा फिर त्वचा ही नहीं होगी तो रुकेगा ही नहीं खून। ऐसे ही कोशिका भित्ति होती है पौधों में, है ना। आदमी में त्वचा, उसमें कोशिका भित्ति होती है। प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या पौधों, जंतुओं और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की रचना एक समान होती है? देखो, क्या पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना समान होती है? उत्तर है नहीं। पौधों, जंतु तथा जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान नहीं होती। पौधों तथा जंतु, है ना, पौधों तथा जंतु की कोशिकाओं में, ये यहाँ पर चल रहे हैं, देखो ऊपर देखेंगे आप, पौध की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली से युक्त, सुसंगठित मतलब संगठन होता है इसमें कोशिकाओं का समूह, और जो केंद्रक में के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। केंद्रक झिल्ली से युक्त एक सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में बहुत चीज़ होती हैं, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, सब केंद्रक के अंदर आ जाती हैं। जबकि जीवाणु कोशिका का केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली के असुसंगठित पाया जाता है। मतलब जीवाणु होता है ना, जीवाणु कोशिका का केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली के असुसंगठित, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं होती इसमें, और पादप में और जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये। अब प्रश्न नंबर 1 पढ़ो। निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है? अब सत्य असत्य बताने हैं तुमको। देखो, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है? सत्य, सही है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है? सत्य, गलत। पेशी कहते हैं हम, पेशी जैसी सीधी कोशिका ना, हड्डियों वाली कोशिका शाखान्वित होती है, मतलब उसमें शाखा के रूप में कोशिका पाई जाती हैं? गलत, है ना। अब प्रश्न नंबर 3, गा किसी जीव की मूल संरचना अंग है? असत्य, गलत। ये मतलब किसी जीव की मूल संरचना ही उसका अंग कहलाती है, ये गलत है ना। अब प्रश्न नंबर घ, अमीबा की आकृति अनियमित होती है? सही। अनियमित जानते हो, मतलब वो चाहे जैसी आकृति अपने अनुसार बना सकता है। टेढ़ो है ना चाहो टेढ़ो ऐसा है, बड़ो है ना चाहो बड़ो ऐसा, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए सही बात कह रहा है, सही है। अब आ जाओ तुम प्रश्न नंबर 2 पढ़ो। मानव तंत्रिका कोशिका का एक रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है? हाँ देखो, तंत्रिका कोशिका का कार्य चित्र बन रहा है, इसमें कार्य और पूछ रहा है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उसका स्थानांतरण करती है। मतलब तंत्रिका कोशिका हमारे माइंड में पाई जाती है, दिमाग में, ये हमारे संदेश प्राप्त करके उसको भेजती हैं पूरे शरीर के लिए। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कर देती हैं।
जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। जिसके द्वारा मतलब शरीर में नियंत्रण मतलब कंट्रोल, है ना। कहते हैं ना फिल्म में, सुनो तुमने फिल्म देखी है मजनू, वो वहाँ में नाना पाटेकर कहता है कंट्रोल मजनू कंट्रोल, है ना। वेलकम बैक। हाँ वेलकम बैक। ऐसे ही ये क्या करती है कि उसका शरीर में नियंत्रण मतलब शरीर को कंट्रोल करती है और समन्वय का कार्य करती, मतलब समन्वय मतलब सही समझ सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। पढ़ देखो प्रश्न नंबर 3 नीचे नीचे आ जाए। निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। पहला कोशिका द्रव्य क्या होती है, कोशिका का केंद्र क्या होता है। अब पढ़ेंगे आप कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो देखो कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है। जेली देखिए तुमने, टॉपिक आई होगी जेल की, सी जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य होता है पतला पतला द्रव, पानी का सा पतला पतला गाढ़ा सा द्रव होता है और यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य समघटक मतलब कोशिका के समघटक कहते हैं। कोशिका के अन्य समघटक मतलब कोशिका के संग पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से कोशिका में पाए जाते हैं। समघटक अथवा कोशिकांग, ऊपर आ जाए, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम आदि ये कोशिका की आंतरिक गतिविधियों में मतलब क्रियाविधि का विधियों में गतिविधियों में सहायता करते हैं। ये कोशिका के कार्य करने की क्रियाओं में गतिविधियों में सहायता करते हैं। अब आ जाओ कोशिका का केंद्र क्या होता है ये समझेंगे अब। पढ़ो। सामान्यतः यह एक गोलाकार संरचना है तथा यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली की यह झिल्ली भी सारंध्र होती है। झिल्ली जाने सारंध्र, सा माने रंध्र और रंध्र माने छेद और सा माने छेद सहित, है ना। छेद होते हैं सारंध्र, छेद समान छेद रहते हैं सब जगह होते हैं, इसमें छेद होते हैं। और समरंध्र मतलब रंध्रों सहित रंध्र होते हैं। तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना न्यूक्लियोलस होती है। हाँ भाई देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। चित्र तो आप किताब में से देख सकते हो और समझ सकते हो आराम से। देखो पादप कोशिका पढ़ेंगे क्या होती है। पहला 3 अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसमें कोशिका कला के बाहर की ओर कोशिकीय भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। मतलब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऊपर की दीवार, है ना, उसे कोशिका। और अब आ जाओ जंतु कोशिका में। यहाँ पे यह कोशिका कला द्वारा घिरी होती है। यह प्रोटीन युक्त होती है, मतलब प्रोटीन की मात्रा होती है जंतु कोशिका में। और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती, कोशिका भित्ति नहीं होती जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में होती है। अब आ जाओ नंबर 2, रिक्तकाएं बड़ी तथा प्रमुख होती हैं। इसमें पादप कोशिका में रिक्तकाएं पाई जाती हैं, खाली खाली थैली सी, छोटी छोटी गोल गोल थैली। अब जंतु कोशिका में आइए, रिक्तका अनुपस्थित या छोटी होती हैं इसमें। उसमें तो रिक्तकाएं बड़ी होंगी या प्रमुख बड़ी होती हैं, इसमें छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं जंतु कोशिका। अब आ जाओ, प्लास्टिड उपस्थित होते हैं और प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं इसमें। तीसरे में पादप कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित और प्लास्टिड अनुपस्थित। तो देखो प्लास्टिड क्या होता है तुम्हारे लिए दिखा देता हूँ मैं। ये देखो प्लास्टिड ये चीज़ है, ये हरित लवक का ही दूसरा नाम प्लास्टिड। और प्लास्टिड एक कर्णनुमा संरचना होती है ऐसी, ठीक है। अब आओ आप पाठ पर।
और जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होते। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। यूकेरियोटस तथा प्रोकैरियोटस में अंतर लिखिए। तो यूकेरियोटस कोशिका होती है, ये देखो। अब यूकेरियोटस कोशिका में अंतर, पहला इसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। मतलब यूकेरियोटस में यूँ याद कर सकते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली से युक्त होता है, मतलब केंद्रक झिल्ली होती है इसमें, है ना। अब प्रोकैरियोटस में आ जाओ। नंबर 1, इनमें केंद्रक नहीं होता। सुसंगठित को छोड़ सकते हो, याद नहीं करना है, पर वैसे अर्थ बता देता हूँ आपके लिए। सुसंगठित मतलब केंद्रक में और पदार्थ साथ पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सुसंगठित, है ना। तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है इसमें, और यूकेरियोटस में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और नंबर 2, यूकेरियोटस पे आओ। कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। कोशिकांग कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ? कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग झिल्ली द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध मतलब घिरे होते हैं। और प्रोकैरियोटस कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते, मतलब इसमें कोशिका के अंग झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, मतलब इसमें होती ही नहीं है कोशिका झिल्ली तो प्रोकैरियोटस में। और गुणसूत्र, अब प्रश्न नंबर 3, यूकेरियोटस कोशिका गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं इसमें, और इसमें प्रोकैरियोटस में केंद्रक में डीएनए या आरएनए नहीं होते हैं। अब प्रश्न नंबर 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। हाँ देखो, इसका कार्य देखेंगे। उत्तर, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र दूसरा नाम है, मैं पहले बताया था आपके लिए। गुणसूत्र, क्रोमोसोम का नाम गुणसूत्र, केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अब कार्य पूछ रहा है, दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य है। पाए तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं, है ना। अब इनके कार्य, पहला जीव के धारक, मतलब जीव को ये गुणसूत्र नहीं हो तो जीव में गुण नहीं आएंगे, मतलब जीव पैदा ही नहीं होगा, है ना। दूसरा, जीव के धारक मतलब जीव को धारण करने वाले। नंबर 2, आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना, मतलब ये क्या करते हैं, माता पिता से संतान में लक्षणों को पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नंबर 3, कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिकाओं को बांटने में सहायता करते हैं, जैसे माता से बच्चे में कोशिकाओं का विभाजन कर देते हैं कि कोशिका माँ चले जाए, कछु पिता की उसमें चले आती हैं, तो जैव गुण आते हैं। अब आओ प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे, पढ़ो। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। तो देखो, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। सजीवों, पढ़ो, देखिए मैं जानती हूँ। सजीवों के शरीर का उत्तर देखें, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। और देखो उत्तर यहाँ देखेंगे आप, है ना। सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है, इस कारण कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। मतलब सजीवों को शरीर, सजीव कौन है, हम, तो कोशिका नहीं होंगी तो हम नहीं होंगे, है ना। प्रत्येक सजीव कोशिका में जैविक कार्यों को करने की क्षमता होती, मतलब हम काम नहीं कर सकते, हमारे शरीर में कोशिका नहीं होंगी तो। अब आगे पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाओं को एक ही कोशिका संपन्न करती है। एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीव कहते हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। समस्त जैविक क्रियाओं को एक कोशिका ही संपन्न करती है। इसके विपरीत बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं निश्चित कार्य को करने के लिए विशिष्टीकृत हो जाती हैं। कोशिकाएं कोशिकांगों के कारण विशिष्ट कार्य करती हैं, इस कारण कोशिका को सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। उत्तर पढ़ो।
क्लोरो प्लास्ट प्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, क्योंकि पौधों की पत्तियों में प्लास्ट प्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने का प्रक्रम के लिए आवश्यक है। देखो एक बार समझ लो क्या होता है इसमें, दोबारा से पढ़ा रहा हूँ उत्तर। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, क्योंकि पौधों की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कोष्टक में लिख रहा है भोजन बनाने का प्रक्रम के लिए आवश्यक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, जिसमें भोजन बनाते हैं पादप खुद अपना। अब देखो, हाँ भाई देखो, ये प्रश्न पढ़ना है आपको। दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए, बाईं से दाईं ओर, मतलब ये इस प्रकार चलना है आपको, ठीक है। बाईं से दाईं होता है इस प्रकार, यूँ खैरे हाथ से सीधे हाथ की ओर, है ना। तो प्रश्न कह रहा है पहला, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, ये पता होना चाहिए आपको। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका। तो कोशिका पहला नंबर ये लिख रहा है इसमें, कोशिका, तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिका, ये बढ़ गया पहला। नंबर 2, ये इसमें रुको, इसमें ये अब यहाँ पे आएंगे आप। अब चल रहे थे आप नंबर 2, यहाँ पे कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान कौन सा होता है, तो ये बनना आपने तीसरे 3 लिख रही है वहाँ पर, वहाँ से चलना है बाईं से दाईं, तो 3 यहाँ पर लिख रहा है। देखो ये नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख रहा है। तो कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान को कहते हैं रिक्तका। तो रिक्तका को इस प्रकार भर दें सीधा, रिक्त को जो शब्द लिख रहा है उसको छोड़ दें, जो उससे आगे लिखें। जैसे कित ये लिख रहा है तो इसको छोड़ दें, रिक्तका भर दिया, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर ये चौथा पॉइंट है। यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, क्या अलग होता है, केंद्रक। तो ये भरेंगे यहाँ पर केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, केंद्रक कहलाता है। अब यहाँ आ जाए, ऊपर से नीचे की ओर चलना है। अब आपको यूँ चलना है, ऊपर से नीचे। पहला पॉइंट, कोशिका झिल्ली और केंद्र का झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या कहलाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये रहा, कोशिका द्रव्य, ये लिख रहा पहला पॉइंट, कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब आ जाओ, लास्ट पॉइंट है दूसरा, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, हरित लवक, ये भर दिया आपने। ये दूसरा पॉइंट यहाँ से ये लिख रहा 2 हा के ऊपर, और हरित लवक को इस प्रकार भर देंगे। ये हो गया आपका पाठ खत्म। सही नहीं बोला।